नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में देखते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होते हैं, विद्युत परिपथ क्या होते हैं। दोस्तों, विद्युत परिपथ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। रेजिस्टेंस कितना होता है, धारा का मान कितना होता है, विद्युत परिपथ कितने प्रकार के होते हैं और अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में कितना बड़ा रोल होता है, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, इन सभी बातों को जानने के लिए आप वीडियो पर बने रहें और लास्ट एंड तक देखते रहें कि विद्युत परिपथ क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। सबसे पहले दोस्तों, विद्युत परिपथ की परिभाषा। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? देखो, सिंपल सी परिभाषा आती है, एक दो परिभाषा तो परीक्षा में भी आ चुकी है। मतलब कि सिंपल सी परिभाषा तो आपको बता देता हूं मैं कि विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया संपूर्ण एवं बंद मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं लिख देता हूं, विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया संपूर्ण एवं बंद मार्ग विद्युत परिपथ होता है। एक तो यह है, और उसके बिना भी दोस्तों जो परीक्षा में परिभाषाएं आती हैं तो सिंपल सी परिभाषा कोई नहीं देता है। तो दोस्तों क्या आते हैं, देखो विद्युत परिभाषा अपने विद्युत परिपथ की दूसरी परिभाषा, क्या विद्युत का वह पथ जिसमें से धारा गुजरती है, यही बात है। दूसरी बात आती है कि संचालकों से बना पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। अब संचालक क्या होते हैं, दूसरी परिभाषा देखो, ये परिभाषा एक थी, दूसरी है संचालकों से बना पथ क्या होता है, विद्युत परिपथ होता है। यह आ गई। उसके बाद देखो कि संचालक भागों की वह प्रणाली। देखो, विद्युत परिपथ की काफी परिभाषाएं हैं, लेकिन बात एक क्या आती है, मेन मुद्दा एक क्या आता है, क्या कि विद्युत धारा प्रवाह होती है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होती है वह विद्युत परिपथ होता है, कहलाता है, जिसमें से विद्युत धारा गुजरती है। तो इसके कुछ टुकड़े हैं जो कि परीक्षा में अपने अहम भूमिका निभाते हैं, परीक्षा में नाम आते हैं, लेकिन अपने समझ नहीं पाते हैं क्योंकि भाषा कुछ हार्ड आती है, निमी भाषा आती है। इसलिए एक तो आगे संचालकों से बना पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। उसके बाद संचालक साधनों की, संचालक भागों की वह प्रणाली, याद रखना, संचालक भागों की वह प्रणाली जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, या विद्युत धारा प्रवाह होने का प्रयास करती है, विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है, कुछ परिभाषाएं हैं। तो कहने का मतलब ये क्या आता है कि अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, विद्युत धारा प्रवाह होती है, इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं, कार्य करते हैं, सब के सब क्या है, परिपथ है। लेकिन विद्युत धारा प्रवाह के लिए आपने तैयार कर दिया हमारे, विद्युत धारा प्रवाह हो या नहीं हो, तो नहीं होगी तो क्या कहेंगे, और होगी तो क्या कहेंगे। ये तो कुछ अबनॉर्मलिटी होती है तो क्या कहते हैं, अबनॉर्मलिटी नहीं होती है तो क्या कहते हैं, बस यही पढ़ना है। और इसी में अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र का पूरा अपने विद्युत परिपथ का, इलेक्ट्रिकल सर्किट का संपूर्ण रूप हो जाता है। तो यही पढ़ना है कि विद्युत धारा प्रवाह हुई, कितनी हुई, क्यों नहीं हुई तो क्या हुआ, अबनॉर्मलिटी हुई तो क्या हुआ, प्रतिरोध का मान कितना होगा, पावर का मान कितना होगा, बस अपने परिपथों में होता क्या है। तो सिंपल सी परिभाषाएं, बाद सारे सर्किट ही पढ़ेंगे, मोटर चलाएंगे, डीसी मोटर का चैप्टर, अल्टरनेटर, मशीनों का चैप्टर, ट्रांसफार्मर का चैप्टर, उसमें क्या है, सारे सर्किट ही आएंगे। तो उन सभी सर्किटों को पढ़ने से पहले आज अपने सर्किट की नॉर्मल परिभाषाएं और नॉर्मल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। इसीलिए इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट को पढ़ने के लिए आप वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहें, क्योंकि लास्ट एंड तक देखोगे तब भी जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अन्यथा क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों, ये परिभाषा थी, मैंने आपको बता दी। अब देखो बात आती है संचालक किसे कहते हैं। आगे ने बात, संचालक परिभाषा में नाम आया था, संचालक किसे कहते हैं। संचालक वो होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चाहे वो कोई भी हो, जैसे कंडक्टर आ गया, उपभोग युक्ति आ गई, फ्यूज आ गया, स्विच आ गया, मशीनें आ गई, जो भी आ गई। संचालक वो होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो संचालक कहलाते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, सारे संचालक ही हैं। तो संचालकों की वह प्रणाली जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, संचालकों से बना पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। ये सब के सब इनकी परिभाषाएं थी। अब दोस्तों बात आती है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट
बनाने के लिए आपको मूलभूत आवश्यकताएं, ठीक है ना, मूलभूत आवश्यकता क्या चाहिए आपको याद रखना, मूलभूत आवश्यकताएं या इलेक्ट्रिकल सर्किट के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, मुख्य कारक कौन कौन से हैं दोस्तों। तो पढ़ते रहो और देखते कारक क्या होते हैं, किन के द्वारा विद्युत सर्किट का निर्माण पूर्ण किया जाता है, ये देखना। तो यह होता है मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं या मुख्य घटक कौन कौन से हैं, ये देखना। मुख्य घटक की किन किन साधनों की किन किन युक्तियों को मिलाकर इलेक्ट्रिकल सर्किट का निर्माण पूरा किया जाता है। तो दोस्तों ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है, बस आप तो धीरे धीरे पढ़ते रहो। इतनी मस्त तरीके से आपको इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस नियमित पैटर्न के आधार पर करवाया जाएगा दोस्तों कि आपको यदि समझ में नहीं आए तो बताना। ऐसा तो आपको मौका नहीं मिलेगा कि आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि इतने सरल भाषा में नियमित भाषा पढ़ाई जा रही है। आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि सर हमें समझ में नहीं आया। और पूरी की पूरी थ्योरी का सिलेबस अंगुलियों पे, कम से कम 50% थ्योरी तो मैं आपको अंगुलियों पे यही याद करवा दूंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहो और मस्ती से अपना याद करते रहो और अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए पूरे के पूरे सिलेबस को देखते रहो। अब आती है बात कि ये होता है कि मूलभूत आवश्यकताएं, सबसे पहले आता है चालक तार, क्योंकि चालक तार के बिना, जिसको बोलते हैं कंडक्टर, चालक तार के बिना इलेक्ट्रिकल सर्किट का निर्माण नहीं होता है। अब चालक तार करता क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, देखो विद्युत धारा को प्रवाहित करने का मार्ग यही प्रदान करता है। विद्युत धारा कौन प्रवाहित करवाएगा अपने अंदर से, चालक तार ही करवाएगा। ये चालक पदार्थों से बना होता है। दोस्तों अब बात आती है, यदि आपने चालकों का वर्गीकरण नहीं, चालक के बारे में नहीं पता है कि चालक की विशेषताएं क्या होते हैं, चालक कितने प्रकार के होते हैं, किन किन पदार्थों को चालक के तौर पर प्रयोग करते हैं, और सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, चालकता के आधार पर अच्छा चालक। तो दोस्तों चालकों का मैंने पूरा ऑलरेडी पूरा वर्गीकरण कर रखा है, अच्छे तरीके से कर रखा है, 4 से 5 वीडियो बना रखे हैं दोस्तों। इन चालकों को पढ़ने के लिए आप पिछली वीडियो अवश्य देख लेना, क्योंकि ताकि आपको चालक के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाए। ये तो थी। अब चालक तार में कौन कौन से क्या आते हैं, तार, केबल, बस बार, ये क्या है, ये चालक है। इनके बिना सर्किट पूरा नहीं होगा, तो इनको लेंगे काम में। दूसरी मूलभूत आवश्यकता दोस्तों क्या है, दूसरी मूलभूत आवश्यकता देखो, इसमें आता है नियंत्रक युक्ति, नियंत्रक युक्ति, नियंत्रण युक्ति, सर्किट को कंट्रोल, जिसको बोलते हैं कंट्रोलिंग डिवाइस, कंट्रोलिंग डिवाइस, ये आते हैं सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, विद्युत धारा को ऑन ऑफ करने के लिए, विद्युत धारा को रोकने के लिए आते हैं। विद्युत धारा को रोकने के, कब विद्युत धारा प्रवाहित करवानी है अपने को, कब सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करवानी है, उस पूरे विद्युत धारा को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, नियंत्रक युक्ति का, कंट्रोलिंग डिवाइस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, जिसकी सहायता से विद्युत धारा को रोका जा सकता है और चलाया जा सकता है। जैसे कौन कौन से साधन होते हैं कंट्रोलिंग डिवाइस में दोस्तों, आता है सबसे पहले स्विच। स्विच दोस्तों अंग्रेजी का शब्द है और अपने निम्न भाषा में कुंजी बोलते हैं, ठीक है ना, कुंजी बोलते हैं। एक तो आता ही है। उसके बाद में दोस्तों नियंत्रक युक्ति में स्विच सारे आगे स्विच पढ़ेंगे, 1 वे स्विच, 2 वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, आईसीटीपी, आईसीडीपी, जो भी स्विच आपको लगे सारे के सारे क्या हैं, ये कंट्रोलिंग डिवाइस में ही आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है सर्किट ब्रेकर, सीबी बोलते हैं सर्किट में, सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर को हिंदी में परिपथ वियोजक, सॉरी परिपथ वियोजक होता है और अंग्रेजी में सर्किट ब्रेकर होता है, ये आता है। ये भी क्या है, कंट्रोलिंग डिवाइस में आता है दोस्तों। कंट्रोलिंग डिवाइस के बिना सर्किट ब्रेकर को अपन एक सुरक्षा युक्ति के तौर पर भी प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको कंट्रोलिंग डिवाइस ही रहेगी, नहीं, ये अपने सेफ्टी डिवाइस भी आती है। तो लेकिन आती है कि यही आता है। उसके बाद दोस्तों तीसरी युक्ति कौन सी आती है, तीसरी आती है अपने पास सुरक्षा युक्ति, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट युक्ति, क्योंकि सुरक्षा तो सबसे पहले चाहिए अपने को, सुरक्षा युक्ति चाहिए। अब दोस्तों सुरक्षा युक्ति, सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस आ गई। अब दोस्तों सेफ्टी डिवाइस क्या करती है, परिपथ की सुरक्षा करती है। परिपथ में अबनॉर्मलिटी होती है, परिपथ में विद्युत धारा का मान आवश्यकता से अधिक होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरलोड होता है, तो सुरक्षा कौन करेगा, फिर यही करती है सुरक्षा युक्ति। अपनी सुरक्षा कौन करता है इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में, सुरक्षा युक्ति करती है। जैसे आरसीबी होती है, ईएलसीबी होती है, सारे क्या है, तो सुरक्षा युक्ति होती है। तो सबसे पहले सुरक्षा, परिपथ की सुरक्षा कौन करेगा, परिपथ की सुरक्षा दोस्तों आता है सुरक्षा युक्ति में फ्यूज। फ्यूज को अपनी भाषा में देखो संगलक बोलते हैं, निमी भाषा में संगलक,
अग्नित्र, ये क्या है, फ्यूज के शब्द हैं। फ्यूज आ गया, संगलक है, अग्नित्र है, ये नाम है। उसके बाद में रिले, सर्किट ब्रेकर, जिसको परिपथ वियोजक, ये सर्किट ब्रेकर, ये भी, मैंने आपको बताया था ना, ये भी क्या है, एक प्रकार का नियंत्रक युक्ति के साथ साथ सुरक्षा युक्ति भी थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये फ्यूज। अब दोस्तों बात आती है कि फ्यूज के बारे में मैंने जस्ट पिछले वीडियो में फ्यूज का पूरा वर्गीकरण किया दोस्तों, 4 वीडियो में फ्यूज का वर्गीकरण किया था। तो फ्यूज के बारे में पढ़ने के लिए, फ्यूज के एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि जब भी अपना काम करते हैं तो सुरक्षा युक्ति को सबसे पहले नाम लिया जाता है, सुरक्षा युक्ति सबसे पहले चाहिए। तो दोस्तों सुरक्षा युक्ति अपने फ्यूज आती है सबसे पहले, तो इसको पढ़ने के लिए पिछले 4 वीडियो हैं, उनको अवश्य देखें, क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला नहीं होते। इसकी फ्यूजिंग फैक्टर, क्रियांत फैक्टर, उसकी विदारण क्षमता, रेटिंग क्या होता है, सब के बारे में, फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं, रैप्चरिंग फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं, कार्ट्रिज फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं, किटकैट फ्यूज क्या होता है, सब के बारे में अच्छी तरह से वर्गीकरण कर रखा है। तो फ्यूज के पढ़ने के लिए आप पिछले वीडियो अवश्य देख लें। उसके बाद दोस्तों 4 हो गई। चौथी युक्ति क्या है, देखो 3 होगी ना, अपने पास कितनी युक्ति आएंगी, 5 युक्ति आएंगी दोस्तों। उसमें आता है उपभोग युक्ति। उपभोग युक्ति ये चाहिए अपने को परिपथ में, क्योंकि इनके बिना संपूर्ण भी अपना सर्किट पूरा होने वाला नहीं है। उपभोग युक्ति कौन सी होती है, देखो इसको बोलते हैं कंज्यूमिंग डिवाइस। ठीक है ना, इसको कंज्यूमिंग डिवाइस, कंज्यूमिंग डिवाइस जो विद्युत ऊर्जा की खपत करता है, वह साधन, वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा की खपत करता है, विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देता है, उसको कहते हैं उपभोग युक्ति। जैसे हीटर, बल्ब, प्रेस, मोटर, पंखा, सारे क्या है, ये कंज्यूमिंग, अपने घरेलू सारे उपकरण, इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में जो भी उपकरण काम में लेते हैं, वो सारे के सारे क्या है, सभी के सभी कंज्यूमिंग डिवाइस में होता है। ट्यूबलाइट आ गई, बल्ब है, लैंप है, केतली है, प्रेस है, हीटर है, सब के सब क्या है, कंज्यूमिंग डिवाइस होते हैं। तो इसके बिना भी परिपथ पूर्ण होने वाला नहीं है। अर्थात इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान होता है, प्रतिरोध का मान होता है, क्योंकि प्रतिरोध पर ही पूरा परिपथ डिपेंड करता है। क्योंकि प्रतिरोध का मान यदि 0 हो जाता है तो परिपथ में आग लग जाती है। तो पूरे के पूरे सर्किट में प्रतिरोध का सबसे बड़ा रोल होता है। और ये कौन स्थापित करता है, कौन संयोजित करवाता है, उपभोग युक्ति संयोजित करवाती है। इसलिए कहते हैं यही होता है कि उपभोग युक्ति ही विद्युत ऊर्जा की खपत करता है दोस्तों। तो चौथी युक्ति आ गई ये, और 5वीं युक्ति दोस्तों सप्लाई स्रोत। आगे ने ये आ गई विद्युत आपूर्ति। सप्लाई सोर्स, ये आ गया। अब देखो सप्लाई सोर्स, आपूर्ति स्रोत या विद्युत साधन, कुछ भी बोल दो, विद्युत साधन आ गए कि विद्युत के कौन कौन से साधन काम मिलेंगे, सप्लाई स्रोत कौन सा होगा, उसके बाद आपूर्ति स्रोत कौन सा होगा, ये सब के सब क्या है दोस्तों। ये जब विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाता है तो सप्लाई विद्युत धारा कौन प्रोवाइड करवाता है, इसलिए कहते हैं ये वह युक्ति होती है, ठीक है, जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करवाने के लिए या करने के लिए विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। कौन, ये सप्लाई स्रोत। जैसे बैटरी, जनरेटर, अल्टरनेटर, डायनेमो, सब के सब क्या है, विद्युत धारा स्रोत होते हैं। जिसमें बैटरी आता है, सेल आता है, सेल, बैटरी, जनित्र 2 आते हैं दोस्तों, एक तो होता है एसी, एक डीसी, डायनेमो, सब के सब क्या है दोस्तों, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनके बिना सर्किट संपूर्ण होने वाला नहीं है। अब वैसे तो परिपथ हो जाएगा, लेकिन यदि अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र से देखा जाए तो दोस्तों संपूर्ण होने के लिए 5 मूलभूत आवश्यकताएं अवश्य चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों इनको उतार लेना, रजिस्टर में अच्छी तरह से लिख लेना। उसके बाद दोस्तों अब पढ़ते हैं कि सर्किट कितने प्रकार के होते हैं। देखा, आज संपूर्ण परिपथ के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ताकि आपको भविष्य में सर्किट के बारे में कभी क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता नहीं हो। अब दोस्तों पढ़ते हैं विद्युत परिपथ के प्रकार। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। विद्युत परिपथ मूल रूप से देखा जाए, यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो विद्युत परिपथ 4 प्रकार के होते हैं। देखो, बाकी देखा जाए तो 8 प्रकार के विद्युत परिपथ होते हैं। बाकी छोटे छोटे परिपथ और भी होते हैं,
ठीक है ना। लेकिन मूल रूप से 4 होते हैं और बाकी उनके छोटे छोटे रूप देखा जाए तो 4 और होते हैं। अपन परिपथ पढ़ेंगे 8 प्रकार के, ठीक है ना। और किताबों में क्या होता है 4 प्रकार के परिपथ होते हैं, लेकिन अपन तो पूरे सर्किट को पढ़ रहे हैं ना, इसलिए ऐसा सर्किट क्यों छोड़े पीछे कि अपन उससे अनभिज्ञ रहे, ध्यान नहीं हो और परीक्षा में ऐसा अपने सोचने पर मजबूर हो जाए कि सर ने पढ़ाया नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। तो अपन पढ़ते हैं मूल रूप से 4 परिपथ देखा, उसके बाद देखिए 4 और। तो पहला कौन सा आता है, खुला परिपथ, भूक्षरण परिपथ, जिसको बोलते हैं अर्थ लीकेज सर्किट। ये तो वो मूल रूप से 4 जो सर्किट अपने वो हैं। उसके बाद देखो इसके बाद छोटे छोटे परिभाषाएं, छोटे अन्य स्वरूप जो होते हैं अपने परिपथ होते हैं, उनके बारे में देखो। वो होते हैं देखो 4 परिपथ। एक तो ये होता है जो बोलते हैं रेखीय सर्किट, रेखीय परिपथ, परिपथ। एक आता है दो तरफा परिपथ, बाइलेटरल सर्किट। ये आते हैं, अपन पढ़ेंगे 8 सर्किट, ठीक है ना। एक तो पढ़ेंगे ये 4 मूल रूप और ये छोटे छोटे जो अन्य स्वरूप होते हैं परिपथ के, वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक एक का वर्गीकरण करेंगे आज, बाकी ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे कि आज की वीडियो में पूरा नहीं करेंगे, बाकी हर एक 8 प्रकार का सर्किट करेंगे, हर कॉन्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों लास्ट एंड तक इन परिपथों की पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए लास्ट एंड तक वीडियो को देखते रहिए। परिपथ के प्रकार में सबसे पहले कौन से पढ़ते हैं, अब खुला परिपथ, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, खुला परिपथ। ओपन का मतलब वैसे नहीं कि कोई डब्बा खोल दिया, ऐसा ओपन नहीं होता है। ओपन इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में देखा जाए ओपन सर्किट वो होता है जिस परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात वह खुला परिपथ कहलाता है। जिस परिपथ में स्विच को हिंदी में कुंजी कहते हैं, स्विच ऑफ हो, ठीक है, ओपन हो, फ्यूज जला हुआ हो, चालक तार कहीं से टूटा हो, तो सब के सब क्या कंडीशन दर्शाते हैं, किस स्थिति को दर्शाते हैं, वह खुले परिपथ की स्थिति को दर्शाते हैं। तो इस परिपथ की विशेषता देखो, मैं आपको सर्किट डायग्राम बनाता हूं। देखो सबसे पहले ये देखो चालक तार लिया, मैंने आपको बताया मूलभूत आवश्यकता में क्या लेंगे, चालक तार लेंगे। सबसे पहला क्या लेंगे, ये सुरक्षा युक्ति फ्यूज, उसके बाद में स्विच, उसके बाद में उपभोग युक्ति कंज्यूमिंग डिवाइस, ये कंज्यूमिंग डिवाइस ले ली। अब बात करते हैं ये चालक तारों के साथ, और ये ले लिया सप्लाई स्रोत, विद्युत साधन। मैंने आपको बताया था ना, बैटरी, सेल, जनरेटर, अल्टरनेटर, डायनेमो, सब के सब क्या है, विद्युत साधन, प्लस माइनस। और ये विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर, और ये यहाँ से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो ये क्या है, ये चालक तार, कंडक्टर बोलते हैं। ये क्या है, फ्यूज, सुरक्षा युक्ति होती है। ये क्या है, स्विच, जिसको हिंदी में कुंजी बोलते हैं, कुंजी को ये नियंत्रक युक्ति है। ये क्या है, उपभोग युक्ति, कंज्यूमिंग डिवाइस बोलते हैं। याद रखना बात, उपभोग युक्ति, कंज्यूमिंग डिवाइस, जो विद्युत ऊर्जा की खपत करती है, सर्किट को पूरा करती है, विद्युत धारा को प्रभावित होने के लिए मजबूर करती है, ये होती है कंज्यूमिंग डिवाइस। और ये विद्युत साधन, सप्लाई स्रोत, जिसको बोलते हैं बैटरी। ये दोस्तों यहां से विद्युत धारा प्रभावित हुई। अब मैंने आपको बताया स्विच खुला हो, ओपन हो, तार टूट गया हो, चालक तार टूट गया हो, या फिर फ्यूज जल गया हो, सब के सब कंडीशन क्या आएंगे, जैसे ये स्विच ओपन है, चालक तार टूट गया, फ्यूज उड़ गया, सारी की सारी कंडीशन क्या है, ये ओपन सर्किट को दर्शाते हैं। तो ये दोस्तों क्या है, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में विद्युत धारा का मान शून्य होता है, इसका मतलब आई बराबर, इसमें विद्युत धारा का मान 0 शून्य रहेगा, याद रखना बात। अब देखो दोस्तों, विद्युत धारा जब शून्य होती है तो हार्ड क्वेश्चन है, जब करंट प्रतिरोध और यदि धारा करंट प्रतिरोध और वोल्टेज का नाम आता है, तो दोस्तों एक शब्द आपके पास पहुंच जाता है कि मैंने आपको बताया कि आई का मान, विद्युत धारा का मान शून्य होता है। तो आपको सारी बातें मजबूत आपको समझनी चाहिए कि धारा शून्य कहाँ होगी, जहां प्रतिरोध का मान अनंत होगा, याद रखना बात। क्योंकि आई देखो, आई समानुपाती 1/r, ये 0 है तो ये अनंत है, और ये 0 हो जाएगा उस समय ये अनंत पे आ जाएगी, इन्फिनिटी पे आ जाएगी, याद रखना बात। तो अब आगे इस परिपथ में, कौन से में, खुले परिपथ में विद्युत धारा का मान शून्य के लगभग होता है। विद्युत धारा का खुला परिपथ
और क्या कंडीशन दर्शाता है? देखो एक दो बार परीक्षा में आएगा, भार रहित जनित्र किस प्रकार के परिपथ को दर्शाता है, बस यही आता है, भार रहित जनित्र किस प्रकार के परिपथ को दर्शाता है। अब परिपथ तो दोस्तों आपको डीसी शंट जनरेटर के परिपथ को दर्शाता है, डीसी सीरीज जनरेटर को दर्शाता नहीं, ये अल्टरनेटर में आगे तो कैसा नहीं है, भार रहित, जिस जनरेटर पे आप लोड नहीं डालोगे, जिस जनित्र पे आप भार का मान संयोजित नहीं करोगे, तब तक वह खुला परिपथ ही दर्शाता है। तो दोस्तों इसमें आ गई अगली परिभाषा, भार रहित जनित्र या बैटरी, भार रहित जनित्र या बैटरी, डायनेमो जो भी है, खुला परिपथ ही दर्शाते हैं। याद रखना, खुला परिपथ ही दर्शाते, खुले परिपथ को दर्शाते हैं और खुला परिपथ ही कहलाता है। एक तो आ गई। उसके बाद यदि आई का मान 0 है तो आर का मान, प्रतिरोध का मान अनंत होता है। याद रखना बात, काफी बार आएगा आपके सामने कि डीसी मोटर की बात करें, बैटरी की बात करें, सेल की बात करें, बहुत से सर्किट आएंगे अपने सामने, मोटरों का, ट्रांसफार्मरों का, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो सर्किट में प्रतिरोध का मान कितना होगा, सीरीज सर्किट आएंगे, पैरेलल सर्किट आएंगे, कॉम्बिनेशन सर्किट आएंगे, अपने स्टार डेल्टा आएंगे, सबके सब सर्किट आएंगे, उसमें यही बात पूछ जाएगी रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। तो दोस्तों सारी बातें कंसेप्ट क्लियर करने के लिए याद रखना बात कि धारा का मान जहां शून्य होगा वहां प्रतिरोध का मान अनंत होगा, चाहे वो कैसी भी कंडीशन हो, चाहे वो इंसुलेटर ही क्यों न लगा रखा हो, क्योंकि इंसुलेटर का प्रतिरोध भी अनंत होता है। उसके बाद आगे दोस्तों बात, जैसे सर्किट मैंने पूरा किया यहाँ से, अब सर्किट मैंने यहाँ से तोड़ दिया, ठीक है ना, अब सर्किट क्या दर्शाता है, सर्किट हो गया ओपन, ओपन हो गया तो बात आती है कि वोल्टेज का मान क्या रहेगा। ओपन हुए सर्किट के दोनों कॉन्टेक्ट बिंदुओं में ए, ये बागी बात, ए व बी के मध्य वोल्टेज का मान, विभवांतर का मान कितना होगा। तो दोस्तों बड़ी बात नहीं है, यहाँ सप्लाई वोल्टेज के बराबर, यदि ये सप्लाई बैटरी 12 वोल्ट की है तो यहाँ कितना वोल्ट मिलेगा आपको, 12 वोल्ट ही मिलेगा। इसलिए ओपन सर्किट में ओपन है दोनों बिंदुओं पर वोल्टेज का मान, विभवांतर का मान सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है, लगाए गए वोल्टेज के बराबर होता है। याद रखना बात, ये सबसे बड़ी विशेषता आती है इसकी। उसके बाद दोस्तों इसको देखना, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं, विद्युत ऊर्जा की खपत नहीं होती है। कौन से परिपथ में, इस खुले परिपथ में विद्युत ऊर्जा की खपत नहीं होती है। एक बात आ गई। उसके बाद दोस्तों विद्युत ऊर्जा की खपत नहीं होती है तो कोई भी उपयोगी कार्य नहीं कर सकते। याद रखना बात, कोई भी उपयोगी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि खुले परिपथ में कंज्यूम नहीं होगा। तो अपने को पंखा चलाना है, बल्ब जलाना है, रोशनी उत्पन्न करनी है, या हीटर जलाना है, प्रेस लगानी है, ऊष्मा उत्पन्न करनी है, मोटर चलानी है, तो क्या करेंगे, यदि विद्युत ऊर्जा की खपत ही नहीं है तो उपयोगी कार्य क्यों होगा, क्योंकि ओपन सर्किट में कोई भी उपयोगी कार्य नहीं कर सकते। ये तो थी दोस्तों इस किसकी, ओपन सर्किट की सारी विशेषताएं थी। ज्यादातर दोस्तों ये आती है, प्रतिरोध का मान कितना होता है, धारा का मान कितना होता है, पावर का मान कितना होता है। दोस्तों पावर आ गई यहाँ पे, वोल्टेज तो मैंने आपको बता दिया, सप्लाई वोल्टेज के बराबर, यहाँ 100 वोल्टेज होगा तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, 100 वोल्टेज मिलेगा। लेकिन वोल्टेज का मान दोस्तों, ये वोल्टेज का मान तो इसके बराबर है पावर का मान। अब दोस्तों देखो पी और आर में कितना संबंध है, आर का मान जो घटेगा, याद रखना बात, प्रतिरोध का मान जिस उपभोग युक्ति में से प्रतिरोध का मान जितना घटेगा, ठीक है ना, वहां पावर का मान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सॉरी, वहां पावर का मान बढ़ता चला जाएगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो पावर का मान घटता चला जाएगा। अब यहाँ प्रतिरोध का मान अनंत है तो पावर का मान 0 हो गया। ठीक है, और पावर का मान 0 मतलब विद्युत शक्ति का मान परिपथ में 0 तो धारा का मान 0 आ गई। तो यही तो थी इस खुले परिपथ की विशेषताएं। अगला परिपथ पढ़ते हैं दोस्तों। बस आप तो चित्र उतारते रहो और लिखते रहो साथ साथ, यदि नहीं लिखा जाता तो रोक रोक के लिखो दोस्तों, आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे कि आपको समझ में नहीं आए। अब दूसरा परिपथ पढ़ते हैं, बंद परिपथ। ठीक है, तो बंद परिपथ को देख लेते हैं। चलिए अगला दोस्तों 2 नंबर का सर्किट पढ़ते हैं। बंद परिपथ क्या होता है, खुला पढ़ लिया, बंद परिपथ क्या होता है, इस परिपथ की विशेषता क्या होते हैं और बंद परिपथ कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना उपयोगी होता है, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। बंद परिपथ की परिभाषा देखो, विद्युत धारा का प्रवाह, देखो विद्युत धारा अपने निर्धारित मान से चलकर, ये ओपन सर्किट था, अभी हो गया बंद परिपथ। विद्युत धारा का प्रवाह उपभोग युक्ति में से प्रवाहित होकर, विद्युत धारा यहां से चली यहां आई, उपभोग युक्ति में से प्रवाहित होकर अपने निर्धारित मान पर वापस पहुंच जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, बंद परिपथ कहते हैं। इसमें ऐसा नहीं हो कि फ्यूज जल गया हो, स्विच ओपन हो, सारी की सारी कंडीशनें क्या होंगी, ओपन सर्किट की विशेषता दर्शाती हैं। विद्युत धारा का प्रवाह होगा, कंज्यूमिंग डिवाइस से होगा और अपने निर्धारित मान तक जाएगा तो कहेंगे वह बंद परिपथ कहलाता है। यदि आपको बीच में से धारा और कहीं चलेगी तो परिपथ का नाम बदल जाएगा। विद्युत धारा प्रवाहित तो होगी लेकिन नॉर्मल तरीके से इसके अनुसार प्रवाहित होगी, इसलिए कहते हैं बंद परिपथ में विद्युत धारा कंज्यूमिंग डिवाइस के अनुसार, उपभोग युक्ति के अनुसार होती है। विद्युत धारा का मान कितना है, उपभोग युक्ति के अनुसार
उपभोग युक्ति के अनुसार उसका प्रतिरोध कितना होता है। दूसरी आते है विद्युत धारा का मान किस पे डिपेंड करता है, परिपथ के प्रतिरोध पर। प्रतिरोध का मान कम है तो विद्युत धारा का मान अधिक होगा, क्योंकि I समानुपाती 1/R होता है। यदि धारा प्रतिरोध का मान कम है तो ये अधिक होगा। तो इसमें क्या होगा, प्रतिरोध डिपेंड करता है कि परिपथ में प्रतिरोध अधिक है तो धारा का मान कम होगा, प्रतिरोध कम है तो धारा का मान अधिक होगा। ये किस पे डिपेंड करता है, इसलिए कहते हैं बंद परिपथ में विद्युत धारा दो प्रकार उपभोग युक्ति के अनुसार और परिपथ के प्रतिरोध के अनुसार निर्भर करता है। एक तो थी दोस्तों बात ये थी। उसके बाद में विद्युत धारा का प्रवाह है, ठीक है ना, विद्युत धारा का प्रवाह है इसके पावर के अनुसार होता है। पावर के अनुसार विद्युत धारा का प्रवाह कितने किसके अनुसार, पावर का मान बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, पावर का मान घटेगा तो धारा घटेगी। लेकिन दोस्तों बात आती है ओपन सर्किट में, बात की थी आप लोगों ने, ओपन सर्किट में विद्युत ऊर्जा की खपत नहीं होती थी, लेकिन यहाँ विद्युत ऊर्जा की खपत सबसे अधिक होती है। विद्युत ऊर्जा की खपत करने वाला सर्किट कौन सा है, बस बंद परिपथ ही होता है। ठीक है, अब बात आ गई कि विद्युत के सभी उपयोगी कार्य बंद परिपथ से ही किए जाते हैं। जैसे आपको हीटर है, बल्ब के में रोशनी करनी है, ट्यूबलाइट जलानी है, वो हीटर से ऊष्मा उत्पन्न करनी है, रोड को गर्म करना है, प्रेस से काम लेना है, मोटर चलानी है, सब के सब क्या है, बंद परिपथ ही होते हैं। तो सारे इंस्ट्रूमेंट किस पे काम करते हैं, बंद परिपथ पर ही काम करते हैं, इसलिए सबसे उपयोगी इंपॉर्टेंट परिपथ ही होता है। अब बात आती है देखो बैटरी, यहाँ से बैटरी की बात करें, जनरेटर भार सहित, वो तो था भार रहित, विदाउट लोड, और ये लोड के सहित, विद इन लोड, लोड के साथ बैटरी, लोड के साथ जनरेटर, लोड के साथ डायनेमो, सब के सब क्या दर्शाते हैं, बंद परिपथ ही, क्लोज सर्किट ही दर्शाते हैं। इसलिए सभी उपकरणों का संचालन, सभी उपकरणों का संचालन किससे होता है, बंद परिपथ से होता है। दोस्तों सारी की सारी विषय आपको बता रहा हूं, लिखते रहना। परिपथ के नाम से आपको लगे शॉर्ट सर्किट, छोटा, लघु मतलब छोटा, ये होता है छोटा, शॉर्ट का मतलब छोटा होता है। छोटा परिपथ किसे कहते हैं दोस्तों, छोटा परिपथ साइज में छोटा नहीं और लंबाई में छोटा नहीं, ऐसा नहीं कि छोटा वो होता है। छोटा परिपथ होता है कि विद्युत धारा सबसे छोटा रास्ता अपनाती है। याद रखना बात, छोटा अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में छोटा परिपथ उसको कहते हैं कि विद्युत धारा छोटे से छोटा रास्ता, छोटे छोटा रास्ता किसको कहेंगे, जहां प्रतिरोध का सामना कम करना पड़े, वो छोटा रास्ता होता है। जैसे यहाँ से एक 2 मीटर का लंबा तार लिया जिसका प्रतिरोध 100 ओम है, और यहाँ से 5 मीटर का लंबा तार लिया जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, तो छोटा कौन सा है, ये छोटा है, क्योंकि रेजिस्टेंस के मामले में जिसका प्रतिरोध कम से कम होता है वो छोटा सर्किट होता है। इसलिए विद्युत धारा हमेशा छोटे से छोटा रास्ता अपनाती है, इसलिए कहते हैं शॉर्ट सर्किट की बात की जाए, छोटा परिपथ वह होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह उपभोग युक्ति में से प्रवाहित न होकर, ठीक है ना, उपभोग युक्ति में से प्रवाहित न होकर सीधे पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव या नेगेटिव अर्थात फेस न्यूट्रल, यदि ऐसे होगा तो फेस न्यूट्रल होगा, फेस न्यूट्रल सीधा उपभोग युक्ति से प्रवाहित न होकर यहाँ से और डायरेक्ट कहाँ जुड़ जाए, न्यूट्रल पे आ जाए, उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट जब होता है दोस्तों तो प्रतिरोध का मान शॉर्ट सर्किट में R बराबर 0 होता है, 0 होता है। और दोस्तों प्रतिरोध का मान 0 है तो देखना बात, I समानुपाती मैंने आपको बताया 1/R, तो R का मान 0 मैंने आपको बता दी, इसका क्या होगा, अनंत होगा, तो धारा का मान अनंत हो जाएगा। याद रखना बात, धारा का मान इन्फिनिटी अनंत होगा, इसलिए शॉर्ट सर्किट में धारा का मान अनंत होगा, जिसकी गणना नहीं कर सकते, शॉर्ट सर्किट में वो होता है। अब बात ये थी धारा का मान अनंत, प्रतिरोध का मान अनंत होता है तो पूरे परिपथ में आग लग जाती है, क्योंकि धारा जहां अत्यधिक होती है वहां ऊष्मा का मान इतना अधिक होता है कि वहां आग लग जाती है, तो आग लगने की संभावना लगभग 100% बनी रहती है। ये तो थी दोस्तों बात इसमें शॉर्ट सर्किट में। अब शॉर्ट सर्किट के और यदि विशेषता देखे जाए, ठीक है ना, तो शॉर्ट सर्किट की विशेषता में ये फ्यूज, यदि फ्यूज कार्य कर जाता है, शॉर्ट सर्किट में फ्यूज कार्य कर जाता है, मैंने आपको फ्यूज का चैप्टर पढ़ाया तब बताया होगा कि शॉर्ट सर्किट से जब फ्यूज उड़ता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट से जब फ्यूज उड़ता है, जलता है, मेल्ट होता है, तो दोस्तों फ्यूज की कंडीशन क्या होती है, फ्यूज तार पूरा साफ हो जाता है, फ्यूज घटक पूरा साफ हो जाता है। इसलिए फ्यूज के कंप्लीट विशेषताओं को पढ़ने के लिए, फ्यूज के हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए दोस्तों, इससे पिछला वीडियो फ्यूज का चल रहा था तो पूरा देखें आप, आपको पता लगेगा वास्तव में फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले फ्यूज का काम हुआ था, उसके बाद सुरक्षा युक्तियां बहुत सी हैं, पढ़ेंगे, सर्किट ब्रेकर आएगा, रिले आएंगे, सब पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले फ्यूज पढ़ा था, इसलिए याद रखना बात। उसका दोस्तों भाई बैटरी पूरी जल जाती है, चालक तार जल जाते हैं, उपभोग युक्ति बच जाती है, ये आता है शॉर्ट सर्किट में। और उसके बाद शॉर्ट सर्किट में पावर की बात की जाए दोस्तों, देखो अपने पास पावर, वोल्टेज का मान 0 हो जाता है, ठीक है,
धारा का मान अनंत, वोल्टेज का मान 0 हो जाता है, क्योंकि जले जाएगा, ये खत्म, बैटरी खत्म हो जाएगी। पावर की बात की जाए दोस्तों, यदि धारा का मान अनंत है तो पावर का मान अनंत होता है। मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध का मान जो घटता जाएगा, पावर का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। प्रतिरोध का मान 0 हो जाएगा, पावर उतना ही अधिक हो जाएगी। तो परिपथ की पावर शॉर्ट सर्किट में कितनी होगी? अनंत होगी। इसलिए धारा का मान अनंत होगा और परिपथ जल जाएगा। इसलिए कहते हैं शॉर्ट सर्किट से कोई भी उपयोगी कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। और यह एक दोष युक्त परिपथ होता है। यह परिपथ क्या दर्शाता है? दोष युक्त अवस्था दर्शाता है। किस परिपथ में दोष है? क्या दोष है? फ्यूज से न्यूट्रल, पॉजिटिव से नेगेटिव आपस में टकरा गए हैं, आपस में संयोजित हो चुके हैं, ये होता है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, शॉर्ट सर्किट के बाद यदि बात की जाए तो एक आता है अर्थ लीकेज सर्किट, भूक्षरण परिपथ आता है, उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखते रहिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आपको कि परीक्षा में आप कंफ्यूज होकर परीक्षा का प्रश्न का उत्तर नहीं दो, ठीक है। तो परिपथ है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो पढ़ते रहे परिपथ को, लास्ट अंत देखते रहे। और पढ़ाई दोस्तों इतनी मस्ती से करेंगे, हंसते हंसते खेलते खेलते पढ़ाई को पूरी कर लेंगे और आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके सफलता को प्राप्त कर लोगे। यही अपनी एक तमन्ना है, यही अपना टारगेट है यूट्यूब चैनल बनाने का, कि आप लोग चैनल के माध्यम से पढ़कर अपनी सफलता को प्राप्त करो। यदि कोई कंफ्यूज हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लेकर आप बताओ कि सर ये कंफ्यूज है, इसमें आपने ये नहीं बताया और हमारे समझ में नहीं आया। दोस्तों वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सभी वीडियो पसंद आ रहे हैं और समझ में भी आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों में बताना। और यदि जो दोस्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको इलेक्ट्रिकल सिलेबस का पूरा नियमित पैटर्न के आधार पर पढ़कर अपनी सफलता को प्राप्त कर सको। अब दोस्तों अगले परिपथ की बात करते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट, भूक्षरण परिपथ। अर्थात परिपथ तो क्लोज है, ये तो बात है कि परिपथ तो क्लोज है, ओपन तो नहीं है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन विद्युत धारा का कुछ भाग, याद रखना विद्युत धारा का कुछ भाग, देखो ये है विद्युत धारा प्रवाहित सर्किट बना, ये फ्यूज क्या दोस्तों? ये सेफ्टी डिवाइस, याद रखना बात, फिर मैं रिवीजन करवा रहा हूं आपको। सेफ्टी डिवाइस, कंट्रोलिंग डिवाइस, सुरक्षा युक्ति, नियंत्रण युक्ति, उपभोग युक्ति, चालक तार और ये बैटरी विद्युत साधन। 5 मूलभूत आवश्यकताएं बताई थी, 5 मूलभूत आवश्यकताओं को मिलाकर ये संयोजित करके ही और अपने विद्युत धारा का निर्माण क्या था। और सारे क्या है? सारे दोस्तों संचालक ही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थ लीकेज सर्किट कैसे हुआ। अर्थ लीकेज सर्किट उसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लो आप लोग, परिभाषा मैं बता देता हूं, लिख लो कि अर्थ लीकेज सर्किट वो होता है जिसमें से फेज तार या धनात्मक तार, अर्थ लीकेज सर्किट वो होता है जिसमें फेज तार या धनात्मक तार उपकरण की बॉडी, ये उपकरण की बॉडी ना, उपकरण की बॉडी से टच हो गया हो, बॉडी के संपर्क में आ गया हो, या फिर नम दीवार, नमी वाली दीवार से, या फिर कंडक्ट पाइप से, अर्थ लाइन से, न्यूट्रल तार से, ठीक है ना, आदि से स्पर्श हो जाता है, तो सब क्या होता है? ये भूक्षरण परिपथ अर्थ लीकेज सर्किट होता है। यहाँ बॉडी, ये क्या बाहर की काय, काय का मतलब बॉडी, अपने निमी भाषा में काय कहते हैं और अपने बॉडी कहते हैं, ये बाहर की बॉडी के संपर्क में आ गया। जैसे प्रेस कर रहे हो और प्रेस झटका मारती है, आपने हाथ लगाया झटका लग गया, वो क्या था? अर्थ लीकेज सर्किट है। आप अपने घर पे कूलर लगाते हैं, कूलर देखते हैं, हाथ लगाते हैं और झटका लगता है, थोड़ा उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो क्या है? वो अर्थ लीकेज सर्किट है। कभी कभार क्या होता है कि बरसात के मौसम में दीवार पे हाथ लगाते हैं, वहां करंट आता है, अपने झटका लगता है, वो क्या है? अर्थ लीकेज सर्किट है। अर्थ लीकेज सर्किट वो होता है कि फेज तार या पॉजिटिव तार, नम दीवार, कंडक्ट पाइप, उपकरण की बॉडी, इंस्ट्रूमेंट का बाहर का जो आवरण होता है उसमें कहीं स्पर्श कर गया हो और झटका लगने की संभावना हो, वो सब के सब क्या है? अर्थ लीकेज सर्किट ही होते हैं। जैसे आप लोग ये देख रहे हो, ये क्या है? अर्थ लीकेज ही है। इसमें क्या होगा? विद्युत धारा का कुछ भाग इसमें से प्रवाहित नहीं होता है। इसमें क्या होगा? विद्युत धारा का कुछ अंश उपभोग युक्ति में प्रवाहित नहीं होता है, बाईपास निकल जाता है, वो क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट होता है। दोस्तों इस प्रकार के सर्किट में, कौन से में? अर्थ लीकेज सर्किट में ऑपरेटर को झटका लगने की संभावना रहती है, याद रखना बात, झटका, शॉक लगने का डर रहता है, झटका लगने की संभावना हरदम बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। और यही सर्किट बड़ा खतरनाक होता है, यही सर्किट बल्कि अपने लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है ना। ऑपरेटर को झटका लगेगा, अपने लिए एक नुकसानदायक सर्किट होता है। अर्थ लीकेज सर्किट हमेशा नुकसानदायक होता है। अब बात आती है कि यदि ऑपरेटर को झटका लगता है तो इससे सुरक्षा कैसे करेंगे? एक तो आती है, या तो अर्थ लीकेज को पूरा करो, स्पर्श तार जो हो गया है नम दीवार से या
उपकरण की बॉडी से उसको पूरा करो, नहीं तो फिर आरसीसीबी, ईएलसीबी या आरसीसीबी आती है। ईएलसीबी या आरसीबीसीबी, इन दोनों उपकरणों को, इन दोनों सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करके अर्थ लीकेज सर्किट से बचा जा सकता है, उसकी सुरक्षा की जा सकती है। ये आता है। अब होते क्या है ये दोस्तों, ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, मैं नाम लिख देता हूं, लिख लेना, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, एक आता है। दूसरा आरसीसीबी की बात है दोस्तों, इसका सुधारा रूप ये है, दोनों एक ही हैं। पहले ये, अब इसमें कुछ त्रुटियां हुई, टाइमिंग कुछ बढ़ गया, मतलब झटका तो लगा लेकिन सर्किट ब्रेकर ऑफ हो गया, लेकिन इतने फास्ट काम नहीं किया, इसलिए इसका सुधारा रूप कौन सा है, अवशिष्ट, ये इसको तो बोलते हैं भू क्षरण सर्किट परिपथ वियोजक, हिंदी में क्या कहते हैं, भू क्षरण परिपथ वियोजक, ये तो इसका निमी शब्द है। और ये होता है रेजिडुअल करंट, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, जिसको बोलते हैं अवशिष्ट, देखो अवशिष्ट धारा परिपथ वियोजक, अवशिष्ट धारा परिपथ वियोजक, नाम लिख लेना। ये आरसीसीबी, ये कहां काम में लेते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर से सुरक्षा के लिए ईएलसीबी या आरसीसीबी का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं जो छोटे सर्किट और बच गए, जैसे रेखीय सर्किट, अरेखीय सर्किट, एक तरफा सर्किट, दो तरफा सर्किट, उनकी और बात कर लेते हैं, फिर जाके 8 सर्किट अपने पूरे हो जाएंगे दोस्तों। अब लगातार वीडियो को देखते रहे और उन सर्किटों को पूरा करते रहे, ताकि आपको सर्किट के मामले में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो दोस्तों। अब अगले सर्किट की बात करते हैं, रेखीय परिपथ किसे कहते हैं, या अगर रेखीय परिपथ लीनियर सर्किट किसे कहते हैं दोस्तों, परिपथ जिसमें पैरामीटर का मान स्थिर रहता है, ठीक है ना, वह परिपथ जिनमें पैरामीटर का मान स्थिर रहता है। यदि पैरामीटर होते क्या ये बताएंगे, लेकिन विद्युत धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है, आई समानुपाती विद्युत धारा का मान, जैसे ओम कहने तो वी समानुपाती आई, ये आता ना विद्युत धारा का मान, या आई समानुपाती वी, आता ना कि वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, विभवांतर बढ़ेगा, ये आता है। तो विद्युत धारा का मान यदि विभवांतर के समानुपाती होता है तो वह लीनियर सर्किट कहलाता है। याद रखना बात, लीनियर सर्किट कहलाता है। जो ओम के नियम अनुसार, ओम का नियम क्या कहता है, देखो किसी बंद परिपथ में जब वोल्टेज लगाया जाता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उस परिपथ में विभवांतर के समानुपाती होते हैं, जब तक इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, ये होता है। तो कहते हैं कि इन परिपथों में, रेखीय परिपथों में पैरामीटर अर्थात प्राचल का मान स्थिर रहता है, तो वह लीनियर सर्किट कहलाता है। प्राचल होते कौन कौन से हैं, देखो पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, पैरामीटर के बारे में देख लो, फिर कहोगे सर पैरामीटर क्या होते हैं। पैरामीटर हिंदी में प्राचल कहते हैं। अब देखो रेजिस्टेंस, सर्किट में लगा रेजिस्टेंस, रजिस्टर, ठीक है ना, सर्किट में लगा रजिस्टर प्रतिरोधक, ये संधारित्र, इसको कैपेसिटर बोलते हैं। तीसरा प्रेरकत्व, इसको इंडक्टर बोलते हैं। सब क्या है दोस्तों, ये सब पैरामीटर हैं, ठीक है ना। यदि परिपथ में लगाया करंट, वोल्टेज विद्युत वाहक पर लगाया और इन्होंने अपना कार्य करना शुरू कर दिया, बंद परिपथ हो गया, और जब इनका मान नहीं बदलेगा, करंट वोल्टेज के अनुसार इनका मान परिवर्तन नहीं होता है, तो वह रेखीय परिपथ कहलाता है। और दोस्तों रेखीय परिपथ ओम के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, इसलिए वही परिपथ रेखीय होगा जो ओम के नियमों का पालन करेगा, अन्यथा रेखीय परिपथ नहीं होगा, याद रखना। और इसमें धारा का मान, कौन से में, रेखीय परिपथ में धारा का मान वोल्टेज के समानुपाती, विभवांतर के समानुपाती होगा, वही रेखीय परिपथ होगा। और पैरामीटर क्या होते हैं, ये पैरामीटर होते हैं परिपथ में लगे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, सब के सब क्या है, पैरामीटर है। ये सारे तत्व पैरामीटर होते हैं दोस्तों। एक सर्किट तो ये था, दूसरा था अरेखीय परिपथ। अरेखीय परिपथ, अरेखीय परिपथ कौन से होते हैं, देखो नॉन लीनियर, नॉन लीनियर सर्किट, नॉन लीनियर सर्किट वो होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, ओम के सिद्धांत के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, वो नॉन लीनियर सर्किट कहलाते हैं। तो
इनका मान कब बदलता है? देखो ये संधारित्र कैपेसिटर, मैंने आपको बताया एसी डीसी में तो नहीं, एसी में यदि फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, क्यों ही फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, संधारित्र की कैपेसिटेंस का मान, संधारित्र के इसका प्रतिघात का मान, फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो घट जाता है, और प्रेरकत्व में प्रेरकत्व प्रतिघात का मान, फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो बढ़ जाता है, फ्रिक्वेंसी घटती है तो घट जाता है। इसलिए कहते हैं यदि इनका मान जब तक स्थिर नहीं होता है तब तक ये अरेखीय परिपथ कराते हैं। और फ्रिक्वेंसी घटाने से या विद्युत धारा का मान, वोल्टेज का मान बढ़ाने घटाने से अब प्रतिरोधक भी आते हैं, जैसे वीडीआर होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। यदि परिपथ में वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर लगा दिया जाए, वीडीआर लगा दिया जाए, एमओबी लगा दिया जाए, तो उसका मान परिपथ में वोल्टेज के अनुसार बदलता है। यदि वो परिपथ में लगा है तो वह नॉन लीनियर सर्किट कहलाता है, न कि लीनियर सर्किट कहलाता है। ठीक है ना? तो यदि ये बात आती है कि करंट और वोल्टेज के साथ इनका मान नहीं बदले तो रेखीय परिपथ, और इनका मान बदले तो रेखीय परिपथ होते हैं। दोस्तों ये पैरामीटर होते हैं। ये तो होता है अरेखीय परिपथ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, ये देखो एक परिपथ बात आती है, ये परिपथ, इन परिपथों में विद्युत धारा का मान, कौन से में? इन परिपथों में विद्युत धारा का मान विभवांतर के समानुपाती नहीं होता है। ठीक है ना बात? एक आता है दोस्तों एक तरफा परिपथ। बस दो ही परिपथ बचे हैं, अपना परिपथ का चैप्टर पूरा दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना, और दोस्तों इस परिपथ के बारे में कमेंट्स जरूर करना। सर वीडियो पसंद, और मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ गया, प्राप्त हो गई है, लेकिन फिर भी आपको कोई समस्या हो, आपको इस प्रकार की दिमाग में प्रश्न जनरेट होगी, परिपथ के बारे में ये नहीं जानते हैं, ये उसके बारे में रह गए हैं, तो पूरी जानकारी कमेंट्स में जरूर लिखना, जिससे आपको मैं समझ सकूँ कि हाँ आपको कुछ समस्या है और आपको परिपथ समझ में नहीं आते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, ये आता है यूनिलेटरल सर्किट, एक तरफा परिपथ, यूनिलेटरल सर्किट। यूनिलेटरल सर्किट आता है, एक तरफा परिपथ आता है। अब एक तरफा परिपथ किसे कहते हैं? देखो एक तरफा परिपथ वो होता है जिसमें से विद्युत धारा एक दिशा से ही प्रवाहित होती है, दूसरी दिशा से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो। आप यदि भेजना चाहो, विद्युत धारा प्रवाहित करवानी चाहो, तो भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वो होता है एक तरफा परिपथ। मैं आपको परिपथ बताऊंगा कैसे होता है। देखो एक होता है डायोड, अपन डायोड होता है, डायोड का सिंबल ये देखो जी। डायोड में से विद्युत धारा ये पी और ये एन, अर्थात ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। डायोड में से विद्युत धारा पॉजिटिव से नेगेटिव पी से एन की ओर प्रवाहित होती है, न कि एन से पी की ओर होता है। इसलिए कहते हैं ये क्या है? डायोड, जिसको अपने पी एन संधि बोलते हैं। ठीक है, पी एन संधि में से विद्युत धारा एक ही दिशा से प्रवाहित होती है, इसलिए कहते हैं इस प्रकार का परिपथ। परिपथ में लगा डायोड, परिपथ में लगा रेक्टिफायर, कौन सा परिपथ को दर्शाता है? एक तरफा परिपथ को दर्शाता है, यूनिलेटरल सर्किट को दर्शाता है। ठीक है ना? इसलिए कहते हैं कि डायोड परिपथ, रेक्टिफायर परिपथ, पीएन संधि परिपथ, सब के सब क्या है? एक तरफा परिपथ होते हैं। अब आती है बाइलेटरल सर्किट, दूसरा आता है दो तरफा परिपथ, इसको बोलते हैं बाइलेटरल सर्किट। जाता है बाइलेटरल सर्किट वो होते हैं कि जिसमें से विद्युत धारा दोनों दिशाओं से प्रवाहित की जा सकती है। जैसे अपने सभी स्टेशनों की लाइनें होती हैं, ठीक है ना? सभी स्टेशनों की लाइनें होते हैं, विद्युत धारा यहाँ से भी प्रवाहित करवा देते हैं और यहाँ से भी प्रवाहित करवा देते हैं। यदि एक सप्लाई फेल हो जाती है, उस सप्लाई से विद्युत धारा उधर भी ले सकते हैं, उस सर्किट से विद्युत धारा उधर भी ले सकते हैं। ये होता है बाइलेटरल सर्किट। तो दो तरफा परिपथ कहाँ काम लेते हैं? स्पष्ट तौर से देखा जाए, दो तरफा परिपथ अपने सभी स्टेशनों पर विद्युत धारा का आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? जिससे रिंग प्रणाली होती है, एक उसी लाइन से विद्युत धारा प्रवाहित कर लेते हैं, उसी लाइन से विद्युत धारा सप्लाई प्रदान कर देते हैं, उसी लाइन से जरूरत पड़ते वापस भी ले सकते हैं। वो होता है बाइलेटरल सर्किट। तो दोस्तों ये तो थे अपने सर्किट, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत सरल है, लेकिन सर्किट के बारे में जानकारी दोस्तों अवश्य होनी चाहिए। बाकी दोस्तों सर्किट में जो भी युक्तियाँ काम मिली, इनसे पिछले वीडियो आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा, नियमित पैटर्न के आधार पर पूरा सिलेबस समझ में आएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको समझ नहीं आई। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट्स करना, अपने दोस्तों को जरूर बताना। और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको फायदा हो और अपने आगामी आने वाले किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सको। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।